जन टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में 6 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और सत्ता के महासमर का आखिरी पड़ाव बाकी। आखिरी पड़ाव के इस चक्रव्यूह को जो पार करेगा वो सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होगा। अब देखना है 7 मार्च का जो चक्रव्यूह है वो कौन पार कर पाता है और कौन 10 मार्च को सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं केसी जैन जी, जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, योगी सरकार सत्ता में है और पिछले 35 साल का ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई पार्टी अब तक रिपीट नहीं कर पाई। लेकिन इस बार चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को देखते हुए जो योजनाएं वो लेके आए थे, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार है, आपकी सत्ता है, क्या लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 7 चरणों के चुनाव होने थे उसमें 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं जी। और 7वां चरण का चुनाव परसों इसकी वोटिंग होनी है 7 तारीख को, और उसके बाद में 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। और ये जो आखिरी चरण है इसमें माननीय मोदी जी भी इस चरण में आए हैं और जनता के बीच में अपनी बात रखी है। अब माननीय मोदी जी ने जो एक बात कही कि देखिए, जो नमक का जो कर्ज है वास्तव में वो मेरे ऊपर है। आप लोगों ने 2 बार चुन करके हमको यहाँ से बनारस से सांसद बना करके भेजा, मैं प्रधानमंत्री बना और देश की सेवा करने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा कि दरअसल नमक का कर्ज तो आपका मेरे ऊपर है, मेरा आपके ऊपर नहीं है। हमने आपका नमक खाया क्योंकि आपने हमको जिता करके यहाँ से भेजा है। और इस नमक के कर्ज को कैसे भारतीय जनता पार्टी उतार रही है ये देश की जनता पूरी देख रही है। चाहे वो 50 लाख आवास दिए गए उन्हीं गरीबों को, चाहे 1 करोड़ से ज्यादा मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए हों, 1.5 करोड़ से ज्यादा चाहे गैस के कनेक्शन दिए गए हों, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय उपलब्ध कराए गए। और अभी इसके पहले चरण में जो चुनाव था, खास करके गोरखपुर का, वहां पे इंसेफेलाइटिस की बीमारी को लेकर के, दिमागी बुखार को लेकर के किस तरीके से समस्याएं थी, उन समस्याओं का भी निदान। ठीक है केसी जैन जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे ऊपर नमक का कर्ज है, तो मान लिया जाए कि पूरा चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा है आपने? नहीं, देखिए, बात प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर इसके पहले का जो चुनाव था 2017 के जो इलेक्शन में हम लोग गए थे उसमें प्रधानमंत्री जी चेहरा बहुत बड़ा चेहरा थे। मैं रोकूंगा केसी जैन जी आपको, लेकिन केसी जैन जी 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। जी जी केसी जैन। तो देखिए, इस बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे वो सड़कों का निर्माण रहा हो, चाहे चिकित्सा सुविधा को लेकर के 5 लाख रुपए का जो लोगों का बीमा है, आयुष कार्ड के माध्यम से उनकी मुफ्त चिकित्सा रही हो, और या फिर अन्य जो योजनाएं हैं वो चाहे आवास की हो, चाहे अन्य योजना को लेकर के हो, लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना हो। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी से हर एक वर्ग संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है। आप देखिए आते ठीक है, मैं चलूंगा अंशु अवस्थी जी के पास, लेकिन उससे पहले आप तमाम योजनाएं तो गिना रहे हैं अपनी सत्ता की, और हर कोई चाहता है कि हमारी तारीफ होती रहे, मौसम ही कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं उन पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। सोनभद्र में नरसंहार हुआ, लखनऊ में मोबाइल इंजीनियर का मर्डर हो गया, हाथरस कांड को लोग भूले नहीं है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार की सिरदर्दी बनी रही, बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं दिखी थी, जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनका भी दर्द कहीं ना कहीं इन चुनावों में छलकेगा जरूर। जी मैं आता हूं आपके पास। गन्ना किसानों से लेकर कानून व्यवस्था पर योगी सरकार जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है 10 मार्च को पता चल जाएगा। हम और आप भले ही सरकार को 10 में से 10 नंबर दे दें, लेकिन 10 मार्च को जनता कितने नंबर देगी ये पता चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो जनता, मुख्य बात यह है, आपने जो बाद में अभी मुद्दे गिनाए तो हम तो मुद्दों के आधार पे ही जनता के बीच में जा रहे हैं। जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, जो लोग बेरोजगारी भत्ता बांटते रहे, बेरोजगारी भत्ता में भी उन्होंने जाति और धर्म को देख करके बेरोजगारी भत्ता दिया। उसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए कितने लोगों के फॉर्म पड़े, कितने लोगों ने फॉर्म भरे और कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, ये भी देखा गया ना। और आज वो दावा कर रहे हैं कि रोजगार आज नहीं है। अरे आपके रोजगार दे देते हैं, इसका जवाब देने की क्या लेते हैं, वो भी पुरजोर तरीके से इन चुनावों में
प्रचार प्रसार में कांग्रेस लगी रही है। खुद प्रियंका गांधी मैदान में अपने जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए डोर टू डोर उन्होंने प्रचार किया है। जी अंशु अवस्थी जी, भले ही कांग्रेस का पिछला इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जो सत्ता का संग्राम चल रहा है, क्या मान लिया जाए कि ये 2022 के लिए लड़ाई है या 2024 की तैयारियों पर आप उतरे हैं? देखिए, हमने 2022 को लेकर भी तैयारी की थी और 5 साल से प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का संगठन जनता के प्रत्येक मुद्दे पर लड़ाई लड़ता रहा। नौजवानों का चाहे मुद्दा रहा हो, किसानों का या कोई भी वर्ग, सभी के लिए हमने लड़ाई लड़ी। और निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी राजनीति हो जिसमें विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, जहां पर खुशहाली हो, लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाएं भाजपा बढ़कर। की बात करती है, यह भाजपा का दावा है। भाजपा ने कहा है कि हमने विकास किया है उत्तर प्रदेश में और आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने ये बातें की होंगी कि हमने विकास किया है और हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाने की बात नहीं है। जब भी आप कोई विकास करते हैं तो हर एक चीज का मानक है, हर एक चीज के आंकड़े हैं, वो आपके सामने है। कोई भी राज्य बिना वर्क वेलफेयर और जो हमारी 3 चीजें हैं उनके बिना वो आगे नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबी बढ़ गई। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 37.9% उत्तर प्रदेश में गरीबी है, जिसमें 12 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर गरीबी की रेखा 50% से ज्यादा है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें एक तो मुख्यमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर के बाद ये सबसे ज्यादा कहीं जाते थे तो बलरामपुर जाते थे, क्योंकि वहीं पर देवी पाटन धाम है जो उनकी मठ से संबंधित है। बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच 3 ऐसे जनपद है जहां पर गरीबी रेखा 70% से ज्यादा लोग गरीब है। तो आंकड़े तो कुछ अलग है। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। और देखिए, प्रदेश का नौजवान सिर्फ ये जानना चाहता है कि 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े रहे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भर्ती नहीं की, जबकि वादा किया था कि 70 लाख। जी, अब इन सब बातों का अब बात करने का कोई वक्त नहीं है। देखिए, कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब अगली सरकार बनने का वक्त आ गया है। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। अब ये सवाल आप अगली सरकार से पूछ सकते हैं कि वो क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। अगर सरकार रिपीट होती है तो आप फिर से ये मुद्दे रख सकते हैं। अगर नई सरकार बनती है तो हो सकता है आपकी भी सरकार बन जाए। लेकिन अभी सवाल ये है कि भाजपा को आप कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को इस रणभूमि में कहां देख रही है, और समाजवादी पार्टी से क्या कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपकी बात है मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं कि इन मुद्दों की बात करने का समय नहीं। बिल्कुल, ये मुद्दे हमारे लिए तब भी प्राथमिकता में थे और 10 मार्च के बाद जब हम सरकार बना रहे होंगे तब भी हमारे लिए प्राथमिकता में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी 10 मार्च के बाद सारी परिस्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन मुद्दे कभी भी जो जनता से जुड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में है। सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कौन उसमें शामिल होगा, 10 मार्च के बाद जनता जनादेश देने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमने राजनीति में जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। धर्म और जाति की राजनीति को जनता नकारेगी और अपने हित के रोजगार और विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। 10 मार्च के बाद हमारी सरकार बनेगी। एक बात और जरूर कहूंगा कि इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक बात जरूर देखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे 2017 में किए थे या लोकसभा के समय किए थे, इनके हर एक मंच से आपको याद होगा सबसे पहले शुरुआत होती थी अच्छे दिन आएंगे। कोई भी भाजपा का नेता अब अच्छे दिनों की बात नहीं करता। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, अब कोई बात नहीं। ठीक है। 70 लाख रुपए, 70 लाख नौकरियों की बात थी, वो भी अब बात नहीं होती। हमारे लिए जनता के मुद्दे प्रथम है। हम विपक्ष में हैं तब भी और सत्ता में 10 मार्च के बाद आएंगे तब भी। देखिए, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने तमाम वादे किए थे, लेकिन जनता को लगा कि शायद वो उन पर खरे नहीं उतरे, उसका खामियाजा भुगता। अब उत्तर प्रदेश में अगर जो वादे बीजेपी ने किए थे अगर वो पूरे नहीं कर पाई है तो उसका खामियाजा वो भुगतेगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो वादे किए थे नहीं पूरे हुए तो वो भुगतेंगे। लेकिन आज सवाल है, अब मैं केसी जैन जी से सवाल करूंगा। केसी जैन जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, विशाल रोड शो था। समाजवादी पार्टी भी रोड शो करती है आपके पीछे पीछे, उनका भी कहीं कम नहीं पड़ा रोड शो।
संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है और समाजवादी पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया है वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है? हालांकि ये पैंतरा आपका, ये 2017 में बीजेपी ने भी यही पैंतरा अपनाया था। नहीं, देखिए, जहां तक छोटे दलों की बात है, हमारे साथ अब भी छोटे दल हैं, वो चाहे अपना दल हो या निषाद पार्टी हो। और रही बात ये कि ज्यादातर विपक्ष इस बात को कहता है कि राजभर जी उनके साथ आ गए हैं, तो हमने कई कई जो ये सातवां चरण है, सातवां चरण में बनारस का भी, बनारस से भी हमने एक राजभर जी को टिकट दिया, और कई जगहों पे भी जहां पर जो है राजभर बाहुल्य क्षेत्र है, और वो पिछली बार भी विधायक थे। तो ऐसे में जो हमारे पिछली बार जो कैंडिडेट हमारे साथ जीते थे वो हमारे साथ ही रहे, उनकी पार्टी के साथ तो गए नहीं। और इस बार हमने उनको फिर टिकट दिया है, जनता ने उनको सराहा है, उन्होंने क्षेत्र में काम किया है। दूसरी बात ये कि रही भीड़ की बात, तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन सैलाब था उसका 20%, 10% भी श्री अखिलेश यादव जी के साथ में नहीं था। दूसरी बात ये कि हमने जो काम किए हैं, और लोगों ने गुंडागर्दी भी देखी है, लोगों ने परिवारवाद भी देखा है। तो ये परिवारवाद और गुंडागर्दी जिस प्रकार से जब कार्रवाइयां होती है, चाहे मुख्तार अंसारी पे हो, चाहे अतीक अहमद पे हो, चाहे विकास दुबे पे हो, तो विपक्ष हर एक अपराधी की जाति ढूंढ के ले आता है कि ये फला जात के थे। तो जाति और धर्म की राजनीति तो पूरा विपक्ष कर रहा है, और ये एक एक अपराधी की जात गिराए लगते, ये फला जात का अपराधी था इसलिए इसका इनकाउंटर हो गया, ये मुस्लिम था इसलिए इनकाउंटर हो गया। नहीं, 30 सेकंड लूंगा। देखिए, और ये कहते हैं ये मुस्लिम था इसलिए इसका काउंटर हो गया, ये कहते हैं अतीक अहमद और इनके ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है मुख्तार अंसारी पे, ये मुस्लिम इसलिए कार्रवाई। अरे किसने नहीं देखा, इनकी गुंडागर्दी किसने नहीं देखी, इनका काला साम्राज्य किसने नहीं देखा। और आज जो है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। कमी है और ये मैं रोकना चाहूंगा, अंशु अवस्थी जी, कितनी बड़ी चुनौती है ये पार्टियां आपके लिए? बहुत कम शब्दों में आपसे जवाब देना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पर जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए वहां पर सिर्फ और धर्म की, जात की बात हो रही है। लोगों के विकास, लोगों के रोजगार, लोगों के आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में इस देश के हर एक क्षेत्र में माइलस्टोन काम किए, उनको बढ़ाने तक का काम नहीं किया इन सरकारों ने। ये तो सत्ता को सिर्फ और सिर्फ अपने भोग के लिए पाना चाहते हैं। हम समाज सेवा के लिए आए हैं। निश्चित तौर से ये लड़ाई बड़ी है, क्योंकि जनता के मुद्दों को, जनता को उन मुद्दों पर जागरूक करके वोट डलवाना ये कठिन काम है जाति और धर्म की राजनीति के दौर में। निश्चित तौर से हमें उम्मीद है कि इसका हमें फायदा मिलेगा और हम जरूर इसमें सफल होंगे। माफी चाहूंगा केसी जैन जी, वक्त की कमी है, फिर मुलाकात होगी आपसे। करोड़ लोगों को आज मुफ्त राशन क्यों बांटना पड़ रहा है? ये दिया है कांग्रेस ने 70 सालों में। चलिए ठीक है केसी जैन जी, फिर हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।